मौजूदा दौर की सियासत में हर कोई कैराना को अपने हिसाब से साधने की कोशिश कर रहा है। सत्ता पक्ष के पास अपने विकास की दलील है, सुशासन की दलील है और भय मुक्त वातावरण की दलीलें दी जा रही हैं, तो विपक्ष के पास भी जातिगत समीकरणों को साधने का एक नया एजेंडा तैयार किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि विपक्ष की ओर से दावेदार कौन होगा और कौन भाजपा यानी कि सत्ताधारी भाजपा को चुनौती देगा। वैसे तो एक लिस्ट फेरिस्त लंबी हो सकती है, लेकिन मौजूदा दौर की सियासत में कैराना का हसन परिवार एक बार फिर चर्चाओं में है और चर्चा की वजह यह है कि नाहिद हसन तो फिलहाल जेल में है और उनकी बहन इकरा हसन की सक्रियता ने जिस तरीके से क्षेत्र के माहौल को गर्म करने का काम किया है और हर मुद्दे पर इकरा हसन जिस तरीके से भाजपा पर पलटवार कर रही हैं, उसने विपक्ष को एक मजबूती के तौर पर कैराना में क्या खड़ा करने का काम किया है, ये एक बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी है कि क्या कैराना का ये हसन परिवार एक बार फिर लोकसभा चुनाव में अपनी राजनीतिक सियासी पारी को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि विधानसभा में तो इस परिवार ने काफ़ी लंबे समय तक अपना वर्चस्व कायम रखा, लेकिन लोकसभा की अगर बात की जाए तो ये परिवार वहां भी कम नहीं है। दरअसल लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो साल 1962 में कैराना पर पहली बार लोकसभा का चुनाव हुआ था, जिसमें निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर सबसे पहला चुनाव यशपाल सिंह ने जीता था और उनको चुनौती देने वाले अजीत प्रसाद कांग्रेस से आते थे। और जबकि देखा जाए तो 1951 में अजीत प्रसाद पहले भी सहारनपुर से सांसद रह चुके थे। लेकिन हसन परिवार का आज हम इसमें विश्लेषण करने वाले हैं और हसन परिवार की सियासत खासकर शुरू होती है साल 1984 से, जब इस परिवार के मुखिया अख्तर हसन पहली बार 1984 में कांग्रेस से सांसद बनकर लोकसभा पहुंचे थे। इसके बाद सिलसिला आगे बढ़ता है और चौधरी मुनव्वर हसन की राजनीति में एंट्री होती है। साल 1996 का वो दौर जब देश प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा कि राम मंदिर और हिंदुत्व की लहर किस तरीके से प्रदेश में आगे बढ़ रही थी। और साल 1996 के उस चुनाव में मुनव्वर हसन ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा था और वो चुनाव जीते भी थे। इसके बाद साल 1998 का चुनाव मुनव्वर हसन हार गए और मुनव्वर हसन को ये चुनाव हारना पड़ा और बीजेपी के वीरेंद्र वर्मा चुनाव जीत गए। इसके बाद सियासत आगे बढ़ती चली गई और मुनव्वर हसन इस दुनिया से अलविदा कह गए और 2009 का लोकसभा चुनाव आता है। उस वक्त तबस्सुम हसन की सियासत में एंट्री होती है। बसपा का वो दौर था, आप जानते हैं कि 2007 से 12 के बीच में प्रदेश में मायावती की सरकार चल रही थी और 2009 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर तबस्सुम हसन चुनाव जीत जाती हैं। तबस्सुम हसन ने यहाँ पर बाबू हुकुम सिंह को बीजेपी के टिकट पर जो चुनाव लड़ रहे थे उनको शिकस्त दी और काफ़ी ये मुकाबला अगर देखा जाए तो काफ़ी क्लोज मुकाबला रहा था, जिसमें हुकुम सिंह को 2,60,000 वोट मिले थे तो तबस्सुम हसन को 2,83,000 वोटों के साथ जीत मिली थी। इसके बाद चुनाव आता है 2014 का चुनाव बेहद दिलचस्प चुनाव रहा, जिसमें मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री होती है और उनको प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित कर दिया जाता है। बीजेपी को एकदम से एक बैकअप मिल जाता है और 2014 का चुनाव बीजेपी यहां से जीत जाती है। बाबू हुकुम सिंह जो कि एक बड़ा नाम कैराना का रहा है, वो लोकसभा का चुनाव जीतने में कामयाब हो जाते हैं। तबस्सुम हसन जो है वो उस वक्त चुनाव नहीं लड़ रही थी, उनके बेटे नाहिद हसन चुनाव लड़ रहे थे समाजवादी के सिंबल पर। उस वक्त हुकुम सिंह को काफ़ी अच्छे वोट मिले थे, 5,65,000 वोटों के साथ हुकुम सिंह जो है पहले नंबर पर रहे और दूसरे नंबर पर नाहिद हसन रहे, जिनको 3,29,000 वोट मिले। इसके बाद बाबू हुकुम सिंह का आकस्मिक निधन हो जाता है साल 2018 में। 2018 में मृगांका सिंह हुकुम सिंह की बेटी कैराना का लोकसभा का उपचुनाव लड़ती हैं और इस चुनाव में उनके सामने एक बार फिर तबस्सुम हसन होती है। लेकिन यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि तबस्सुम हसन चुनाव तो जीतती हैं, लेकिन वो किसी एक दल की प्रत्याशी नहीं बल्कि उनको 4 दलों का समर्थन हासिल था। बीएसपी का समर्थन उनको हासिल था, समाजवादी पार्टी का समर्थन हासिल था, लोकदल का सिंबल था और कांग्रेस का समर्थन भी उनके साथ था। तो यहाँ पर मृगांका सिंह चुनाव हार जाती हैं और
तबस्सुम हसन ये उपचुनाव जीत जाती हैं 2018 में। इसके बाद नंबर आता है 2019 का। 2019 में भाजपा ने यहाँ पर अपना चेहरा बदल दिया और गंगों से विधायक प्रदीप चौधरी को मौका दिया गया। प्रदीप चौधरी ने 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा और बेहद शानदार तरीके से इस सीट पर जीत दर्ज की। 92,000 वोटों से उन्होंने तबस्सुम हसन को यहाँ से हराया। और 2019 की अगर बात की जाए तो 5,66,000 वोट बीजेपी को मिलने का काम हुआ, जबकि 4,74,000 वोट तबस्सुम हसन को मिली, जो कि समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रही थी। तो ऐसे में सवाल ये है कि हसन परिवार क्या एक बार फिर बीजेपी को चुनौती देने के लिए तैयार है? क्योंकि जिस तरीके से कैराना का विधानसभा का चुनाव जीता गया है, क्या उसी तर्ज पर आगे बढ़कर एक बार फिर ये हसन परिवार बीजेपी को चुनौती देगा, या फिर यहाँ से महागठबंधन की जो सुगबुगाहट शुरू हुई थी उस पर किसी और चेहरे का नाम फाइनल किया जाएगा? क्योंकि इस परिवार को लगता है कि जो सियासी समीकरण बन रहे हैं वो इस सियासी समीकरण में बिल्कुल फिट बैठते हैं। हालांकि देखा जाए तो इस सीट पर जाट और मुस्लिम बहुलता के हिसाब से इस सीट को विपक्ष की एक मजबूत सीट भी कहा जाता है, लेकिन समय समय पर इस सीट के समीकरण हमेशा से बदलते रहे हैं। और अगर विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो शामली जिले की तीनों सीट विपक्ष के जो गठबंधन ने जीती है उससे भी विपक्ष के चेहरे खिले हुए हैं। तो उनको लगता है कि हो सकता है कि भविष्य में लोकसभा सीट पर कब्जा जमाया जा सकता है, लेकिन सत्ता पक्ष की जिस तरीके से एक रूपरेखा तैयार सत्ता पक्ष कर रहा है उसे चुनौती देना इतना भी आसान नहीं होगा।